नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक विषय पर चर्चा करने के लिए कि दुनिया के एक कोने के अंदर चल रहा युद्ध भारत को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। अगर आज के सेशन को हम ध्यान से समझें तो ये हमारे लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सेशन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जहां जहां युद्ध हुए हैं वहां की जो तत्कालिक जनता है उसने तो अपनी तरह से नुकसान भुगते ही हैं। वहां पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन सही मायने में इस युद्ध का हमें क्या नुकसान हुआ, आज के सेशन में इसे चलना शुरू करते हैं। एसबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ऐसे ही जापान की एक एजेंसी नोमुरा के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत को हर महीने लगभग 8,000 करोड़ का नुकसान होगा। एक अनुमान के हिसाब से अगर एसबीआई की बात को सही माना जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान सीधा सीधा भारत को एक साल में होने वाला है यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई से। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे ऊपर क्या कोई आर्थिक हमला हुआ है, क्या किसी ने हमारे अकाउंट्स को लूट लिया है, क्या है ये पूरी कहानी। आइए आज के सेशन में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप डिटेल में इस सेशन को जानना चाहते हैं, न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, तो प्रॉपर इसके लिए एक इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इशू कवर किया है कि रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। लेकिन हमने आपके इस सेशन को बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करके बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आए। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लगातार 7वें दिन में यूक्रेन और रूस का क्राइसिस एंटर कर चुका है, जिसके चलते हुए लगातार हम युद्ध के अपडेट आपको देते हुए चल रहे हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था यूक्रेन और रूस से किस प्रकार कनेक्टेड है, इसे समझने के लिए हम आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी पेश कर रहे हैं। यह जानकारी कैसे निकल करके आई, भारत की जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनसे हाल ही में इस बारे में एक बयान लिया गया था। पूछा गया था कि क्या भारत के ऊपर इस बात का प्रभाव पड़ेगा, तो इन्होंने अपनी बातों में जिन चीजों का जिक्र किया उसमें फार्मास्यूटिकल और सनफ्लावर ऑयल था। आइए पहले डायरेक्ट इंपैक्ट की बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में सबसे ज्यादा सनफ्लावर, जिसे आप सूरजमुखी कहते हैं, उसका उत्पादन करने वाला देश यूक्रेन ही है। यूक्रेन से भारत सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी मेजर इंपोर्ट्स में यूक्रेन से पैदा होने वाला सनफ्लावर ऑयल मायने रखता है। हम उस पर भी लौटेंगे। लेकिन जैसा आप सभी को मालूम है कि भारत जैसे देशों ने, जो कि स्विफ्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय रूप से, ये स्विफ्ट क्या है, बैंकिंग को लेकर के दुनिया भर के जो देश हैं वो आपस में लगभग 200 देश की लगभग 11,000 बैंकें जिस सिस्टम के माध्यम से जुड़ी हुई हैं उसे हमने स्विफ्ट नाम दिया था। याद होगा, हमने इस पर आपको पहले भी सेशन कराया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि स्विफ्ट तकनीक जो है वो दुनिया भर की बैंकों को ट्रांजैक्शन के लिए आपस में जोड़ने वाली एक संस्थागत प्रणाली है, जिसका मुख्यालय बेल्जियम में है। लेकिन साथियों, जैसे ही रशिया को स्विफ्ट तकनीक से बाहर हटाया गया है, प्रमुख बैंकों को हटाया गया है, वैसे ही एसबीआई की न्यूज आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि एसबीआई ने स्टॉप कर दिया है सभी ट्रांजैक्शंस को जो कि रशिया की सैंक्शन एंटिटीज के साथ हो रहे हैं। मतलब आप एक प्रकार से यह समझिए, आप पूछेंगे कि सर हमने तो कोई सैंक्शन नहीं लगाया, हमने रशिया के साथ व्यापार को क्यों होल्ड कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विशेष रूप से यह तथ्य जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे द्वारा रशिया की बैंकों से, रशियन कंपनी से व्यापार रोकते समय एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बंद क्यों कर दिए हैं। देखिए साथियों, अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत की जो बैंक एसबीआई है, जिसे कहते हैं टू बिग टू फेल, यानी कि ये वो कंपनी बैंक है जो कभी फेल होने से पहले, मतलब यदि ये फेल तो भारत फेल हो जाएगा, इतनी बड़ी बैंक है। अब वो जो बैंक है अगर वो रशिया से व्यापार रोक रही है तो इसके पीछे का स्पष्ट कारण है क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन सुविधाओं का उपयोग करते हैं उसमें बहुत मायने रखता है सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी। एसबीआई के साथ किसी प्रकार का ब्लफ ना हो जाए, यानी मान लीजिए कि हम स्विफ्ट तकनीक से हटी हुई बैंक से अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इस बारे में किसी बात से अंदेशा व्यक्त किया जा सकता है कि हो सकता है कि कोई फ्रॉड करने वाला, हो सकता है कि कोई साइबर अपराधी एसबीआई के साथ में कोई जाली व्यापार कर ले। ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे पास ट्रांजैक्शन के लिए कोई सेफ मोड नहीं है, हमने अपने ट्रांजैक्शंस को होल्ड पर डाल दिया है। इससे एक बात स्पष्ट है
कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत का रशिया के साथ होता था, एसबीआई के माध्यम से होता था, उसके ट्रांजैक्शंस हॉल्ट पर चले जाएंगे। परिणाम क्या निकलेंगे, आइए एक एक करके सारी बातों की बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने जिस प्रकार से रिएक्ट करना शुरू किया है, सोचकर देखिए कि भारत ने रशिया पर या फिर यूक्रेन पर कोई भी सैंक्शन नहीं लादा है, कोई भी ऑफिशियली हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, लेकिन हम कितने डिपेंडेंट हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर, आपको इन उदाहरणों से समझ में आना चाहिए। यानी एसबीआई ट्रांजैक्शन करने भी जाए तो जाने से पहले उसे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि सैंक्शन वेस्टर्न वर्ल्ड लगाता है, भारत स्वतः ही ट्रांजैक्शन होल्ड कर देता है। एक इसी प्रकार से जब रशिया की कंपनियां सैंक्शन पाने लगी, उसी समय पर भारत की एक इंडियन ऑयल कंपनी, जिसे आप आईओसीएल के नाम से जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि ये अब रशिया से आने वाले तेल का, ध्यान से सुनिए साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि रूस से भारत क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कच्चा सामान ये सब परचेज करता है। ऐसी स्थिति में रशिया से आने वाला जो हमारे पास तेल है और कजाकिस्तान से आने वाला जो हमारे पास सीपीसी ब्लेंड कार्गो है, अब हम उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का फ्री ऑन बोर्ड तैयार नहीं कर पाएंगे। फ्री ऑन बोर्ड का अर्थ क्या होता है, यानी कि आईओसीएल ने कहा है कि नो लॉन्गर एक्सेप्ट रशियन क्रूड ऑयल ऑन फ्री ऑन बोर्ड बेसिस। इसका मतलब समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब यह है कि भारत ने कहा है कि, मतलब इंडियन ऑयल ने कहा है कि आपका जो सामान क्रूड पर रख, मतलब जहाज पर रखकर आएगा, अब हम उसका इंश्योरेंस नहीं रख पाएंगे। दोबारा सुनिए, देखिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में जब भी कोई जहाज पर माल चलता है, आप में से अगर किसी ने रेलवे की यात्रा की हो या हवाई जहाज की यात्रा की हो, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपकी यात्रा का इंश्योरेंस कर दिया जाए। इंश्योरेंस का मतलब यह है कि खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपके परिवारजनों को आपकी सहायता राशि पहुंचा दी जाए। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपना सामान, लगेज का सामान ट्रांसफर करते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। आप देखिएगा, अगर आप पैकर्स एंड मूवर्स के माध्यम से सामान अपना एक शहर से दूसरे शहर भिजवाते हैं तो आप अपनी सामान की एक वैल्यू कोट करते हैं कि मैंने 2 लाख का सामान ट्रक से भिजवाया है, तो मुझे 2000 रुपए का इंश्योरेंस भी करा लेना चाहिए। यदि यह सामान कहीं रास्ते में उलट गया, पलट गया, खराब हो गया तो कंपनी मुझे 2 लाख रुपए रिटर्न करेगी। ठीक इसी प्रकार से जब जहाज पर क्रूड ऑयल चलता है तो क्रूड ऑयल चलते समय उसका भी इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस होते समय इमीडिएट इंश्योरेंस होता है। दुनिया भर की कंपनी उसका इंश्योरेंस करती हैं, और इंश्योरेंस के माध्यम से यहां पर ये जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला, वो क्या है कि जब इंश्योरेंस होता है तो उस इंश्योरेंस के माध्यम से वो ऑयल सेफली आपके देश तक पहुंच जाए तो बढ़िया, और अगर रास्ते में कहीं जहाज पलटी खा जाए या फिर तूफान में फंस जाए तो फिर आपको कंपनी पूरा पैसा रिटर्न करेगी। चूंकि अब सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने रशिया पर सैंक्शन डाल दिया है, क्योंकि अधिकांश इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका ओरिएंटेड हैं, वर्ल्ड के अंदर बहुत सा व्यापार अमेरिका से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि हम आपके साथ फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पर व्यापार नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब तेल का इंश्योरेंस नहीं तो हम आपका सामान कैसे लें, क्योंकि रास्ते में किसी ने आपके जहाज पर गोला डाल दिया, सरकार ने आपका जहाज चलते समय रास्ते में रोक दिया, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि टर्की बोलता है कि वो कभी बॉस्फोरस स्ट्रेट बंद कर देगा, कभी डार्डेनल्स स्ट्रेट बंद कर देगा, दुनिया भर के देश आप पर तमाम प्रकार के सैंक्शंस लाद रहे हैं, तो हम अपना पैसा कैसे अटकाएं। अब देखिए, चूंकि रूस की तरफ से आने वाला तेल प्रतिबंधित हो जाएगा इस प्रक्रिया के माध्यम से, तो तेल के दामों पर सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में तेल के दामों पर प्रभाव सीधा सीधा दिखाई दे गया। कल 1 मार्च 2022 की मैं आपके सामने न्यूज साझा कर रहा हूं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियरीज, जिसका मतलब है कि दुनिया के अंदर वो बाजार जहां पर क्रूड के ऑयल डिसाइड होते हैं, जिस प्रकार से सेंसेक्स, निफ्टी, जहां पर कि शेयर के रेट डिसाइड होते हैं, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियरीज, ये वो इंटरमीडियरी है जहां पर दुनिया भर के क्रूड ऑयल के लिए रेट फिक्स किए जाते हैं कि किस भाव पर क्रूड यानी कच्चा तेल बिकेगा। वहां पर कल के दाम 103.88 डॉलर प्रति बैरल थे। मतलब इसका यह हुआ
कि एक प्रकार से इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए कि कच्चा तेल जो कि रिसेंटली $90 प्रति बैरल पर चल रहा था, उससे पहले नीचे तक जाते जाते तो खैर $63 तक गया है, लेकिन युद्ध से पहले जो $90 प्रति बैरल था वो $103 प्रति बैरल हो चुका है, जिसके चलते हुए दुनिया भर में तेल का क्राइसिस पैदा होने वाला है। आपको समझना होगा कि अगर कच्चा तेल महंगा हो गया, क्योंकि भारत के मेजर इंपोर्ट्स में भारत जो सामान आयात करता है उसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख जो भाग है वो हमारे इंपोर्ट्स में कच्चे तेल का है, जिनको हम इंडिया में ही रिफाइन करके फिर पेट्रोल और डीजल के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इंपोर्ट्स महंगे हुए तो निश्चित ही भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे होंगे, एक्सपोर्ट्स हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि देश को तो चलना है, इसलिए महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है और नुकसान होना स्वाभाविक है। यही कारण है, अभी रिसेंट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, मात्र 11 मिनट पहले का अपडेट है। अमेरिका ने अनाउंस किया है, यानी कि जब मैं आपका सेशन ले रहा हूं इससे मात्र 11 मिनट पहले का अनाउंसमेंट है कि अमेरिका ने कहा है कि वो अपना 30 मिलियन ऑयल बैरल जो उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो मार्केट में रिलीज करेगा। ध्यान से सुनिए, आप में से कुछ विद्यार्थी समझेंगे कि सर एक बात बताइए, अमेरिका दुनिया पर सैंक्शन लगाता है, महंगाई से सबको जूझना पड़ता है, दुनिया का हर देश बगावत क्यों नहीं कर देता? ये क्यों नहीं कह देता कि जाइए हम आपकी बात क्यों माने, आपकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं कर देता मेरे प्यारे साथियों? ऐसा इसलिए नहीं कर देता कि दुनिया में जैसे ही अमेरिका कहीं पर कोई सैंक्शन लगाता है उसका ऑप्शन खुद प्रोड्यूस करके देता है। वो ये कहता है कि तुम्हारे काम को नहीं रुकने देंगे, तुम इसके साथ व्यापार मत करो, तुम्हें पैसा देना है, तुम्हें सामान खरीदना है, तुम तक सामान मैं पहुंचवाऊंगा, यानी तुम्हारी तरक्की नहीं रुकवा रहा हूं। ऐसा ही हुआ था जब भारत ने ईरान के साथ व्यापार करना बंद किया था, तब भारत को बड़ी मात्रा में अमेरिका ने ऑयल बेचा था। हालांकि सीधा फायदा इसको अमेरिका को ही हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसने भारत को जितने दाम में तेल मिल रहा था लगभग उतने ही दाम में तेल पहुंचा दिया था। हालांकि बहुत दूर से तेल पहुंचाया, नुकसान उसका भी काफी हुआ, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए उसने भारत तक तेल पहुंचाया। अब दुनिया भर के अंदर जब रशिया से तेल निकलना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका के द्वारा तेल बेचा जाएगा। आपको एक बात समझनी होगी साथियों, अमेरिका बहुत लंबे समय से इस बात के प्रयास में लगा हुआ है। अमेरिका क्या कि रशिया की ताकत है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। अब आप देखिए, अमेरिका युद्ध में तो उतरा नहीं, पूरी तरह से व्यापारिक मानसिकता वाला अमेरिका एक तरफ तो रशिया का जो गैस जर्मनी तक जाया करता था उसको बंद करवा देता है, यानी कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस का पाइपलाइन का काम रुक गया, यानी कि रूस को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का जो प्रमुख स्रोत है दैट इज नेचुरल गैस, वो रुक गया। दूसरी तरफ दुनिया भर में ऑयल रुक गया, भाई इंडियन ऑयल कंपनी जो है वो तेल नहीं मंगा पा रही। ऐसी स्थिति में अमेरिका अब करेगा क्या? देखिए आपको मैं बताता हूं साथियों, लगभग आज से 10 साल पहले की बात है, अमेरिका की सरकार ने एक पॉलिसी इस प्रकार से व्याप्त कर ली थी कि हमें जल्दी ही ऊर्जा के विकल्प तैयार करने होंगे, क्योंकि गल्फ वॉर जब हुआ था उस समय अमेरिका को यह समझ में आ चुका था कि दुनिया भर के अंदर तेल जो है वो सबसे बड़ी जरूरत है। अगर वो तेल के देशों के ऊपर कभी कब्जा करे या आक्रमण करे तो उसका विकल्प तैयार करके रखना होगा। उस समय से अमेरिका ने अपने पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाना शुरू कर दिया था, यानी कि अपने पास रणनीतिक रूप से उसने तेल इतना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि वो उसकी साल भर की आवश्यकता नहीं अपितु 2 साल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इतना तेल उसने रिजर्व कर लिया था। उन्हीं रिजर्व्स में से ये तेल को अभी आपके लिए रिलीज कर रहा है कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तेल मुझसे खरीदो। फिर आप पूछेंगे कि सर अमेरिका के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि वो अपने तेल को बचा करके भी रख सकता है और खुद का काम भी चला सकता है? साथियों, उसने इसका एक विकल्प तैयार किया है जिसे शेल गैस कहा जाता है। यह बहुत पुराना कंसेप्ट है, 2015-16 के अंदर इसकी चर्चा उस समय के इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब में की गई थी। शेल गैस, चट्टानों के अंदर से मिलने वाली गैस, जिसका अमेरिका अब प्रचुर मात्रा में दोहन कर रहा है और अपने यहां की कंपनियों को शेल गैस पर आधारित बनाकर चला रहा है। कहने का सीधा सा अर्थ अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो सीधा जमा बात यह है कि भारत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो माध्यम से ऑयल परचेज कर रहा था रशिया से, वो प्रभावित हुआ। उसके विकल्प में अमेरिका ने हमें तेल भेजने के लिए या दुनिया भर को तेल बेचने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व लूज करने शुरू कर दिए हैं, यानी कि देना शुरू कर दिया है। ठीक है,
अगर इसी प्रकार से हम बात करते चले व्यापार की, तो आइए अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि भारत और रशिया का, भारत और यूक्रेन का व्यापार कितना है। एक एक करके तथ्यात्मक जानकारी मैं आपके साथ में यहां पर रखता हूं। भारत ट्रेड कितना करता है, एक्सपोर्ट कितना करता है रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ। अगर आप देखें तो भारत के जो इंडिया का ट्रेड है एक्सपोर्ट के मामले में, अगर हम 2500 मिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, 2500 मिलियन डॉलर बोले तो 2.5 बिलियन डॉलर, अगर हम इनको व्यापार में एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को, तो हम यूक्रेन को एक्सपोर्ट करते हैं 0.3 बिलियन डॉलर, यानी कि सीधा सीधा यहां पर हम 8 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। किसको? रशिया को। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो हम रशिया से 6.8 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करते हैं। किससे? रशिया से। अगर हम इन दोनों वैल्यू को मिला दें 2.8 और 6.8 तो लगभग 9.4 बिलियन डॉलर का व्यापार हमारा होता है। किसके साथ में? रशिया के साथ में, जो कि भारत के कुल व्यापार का मात्र 1.3% है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। भारत के कुल व्यापार का जो यह व्यापार है, इसके कुल व्यापार का हमारे पास में 1.3% होता है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को मिला दिया जाए तो यह हमारे कुल व्यापार का 1.3% है। इन दोनों से आप अंतर निकालकर समझ सकते हैं कि जब भारत रूस के साथ व्यापार करता है तो भारत को 4.3 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है प्रति वर्ष। अब आप सुनिए साथियों, 4.3 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान होता है जब हम रशिया के साथ व्यापार करते हैं। यह हमारा ट्रेड डेफिसिट है। वहीं अब हम यूक्रेन की बात करते हैं। भारत यूक्रेन को एक्सपोर्ट करता है 0.3 बिलियन डॉलर। ठीक इसी प्रकार से हम इंपोर्ट करते हैं 1.9 बिलियन डॉलर, यानी एक प्रकार से हम कुल मिलाकर के 2.3 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं इनके साथ में। कितना? 2.3 बिलियन डॉलर का। अगर दोनों के व्यापार को मिलाकर देखा जाए तो हम रूस से 4 गुना, लगभग 4 गुना ज्यादा, 3 गुना पकड़ लीजिए, 3 गुना ज्यादा व्यापार करते हैं। किसके साथ में? यह समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, लगभग 4 गुना ही है जी, ये 4 गुना ज्यादा व्यापार हम रशिया के साथ करते हैं। जहां तक व्यापारिक घाटे की बात हो तो भारत दोनों के साथ ही व्यापारिक घाटे में रहता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अच्छा हुआ ना सर, अब हमारी बला छूटी, अब हमको व्यापारिक घाटा नहीं होगा। देखिए कितना बिलियन डॉलर में हमको घाटा हो रहा था इनके साथ व्यापार करके। आप व्यापार करके उन पर एहसान नहीं कर रहे थे, आपकी आवश्यकता थी सामान मंगवाना। आप पूछेंगे ऐसा भी हम क्या मंगवाते हैं, जरा बताइए। चलिए मैं अब आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूं। जहां तक बात हो यूक्रेन की, भारत यूक्रेन से मंगाता है मेरे प्यारे साथियों सनफ्लावर ऑयल, जिसकी वैल्यू है 1.35 बिलियन डॉलर। सूरजमुखी जिसे आप कहते हैं, वो पौधा जो सूर्य के प्रकाश के साथ अपने फूल को दिशा मोड़ता रहता है, जिसे आप सूरजमुखी कहते हैं, उससे निकला तेल, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है यूक्रेन। उससे हम लोग 1.35 बिलियन डॉलर का जो सनफ्लावर ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। यह तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए जो हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक और पॉलीमर्स हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। याद रखिए, यूरोप के अंदर जो सबसे अधिक अनाज पैदा करता है, गेहूं का जो उत्पादन करता है, वो भी यूक्रेन है। मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेन को यूरोप का अन्न का कटोरा समझा जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है यूक्रेन के अंदर। इसके पीछे एक विशेष प्रकार की मिट्टी जिम्मेदार होती है। अगर आप जानते हैं कि वो कौन सी मिट्टी है जो उस यूक्रेन वाली बेल्ट में पाई जाती है, विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो ज्योग्राफी का संबंध रखते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जानने के लिए तैयार हूं कि आपकी ज्योग्राफी कितनी तैयार है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बात की जाए कि भारत यहां पर एक्सपोर्ट क्या करता है, तो देखिए सनफ्लावर ऑयल हमने मंगा लिया। एक्सपोर्ट के अंदर हम 110 मिलियन डॉलर का फार्मास्यूटिकल उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट एक्सपोर्ट करते हैं। प्लास्टिक, आयरन, स्टील, केमिकल, रबर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, ये हम यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं इतनी मिलियन डॉलर्स के। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं रशिया के साथ में कि भारत रूस से क्या इंपोर्ट करता है, तो वो बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप देखते चलिए, एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जिसका नाम आप लिखने से अभी भी बच रहे हैं, एल्यूवियल ही लिखते जा रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद भी आप बता सकते हैं।
ठीक है ना। चलिए मैं अभी आगे चलता हूं, अदरवाइज फ्लो बिगड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप देखें कि यहां से जो बायलैटरल ट्रेड होता है, जिसके अंदर हम रशिया से माल इंपोर्ट करते हैं, 2 बिलियन वर्थ का हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, मिनरल ऑयल 826 मिलियन का, एग्रीकल्चर, कोल, पर्ल, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, ये हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। अगर एक्सपोर्ट की बात आए तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट, ऑर्गेनिक केमिकल, व्हीकल, आयरन, स्टील, ये हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बात हो बैंकिंग की, तो मेरे प्यारे साथियों, बैंकिंग के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप सामान खरीदेंगे और बेचेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आया, एक विद्यार्थी का आंसर आया 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 आया, एक का आया है, दक्ष चावला, बहुत बढ़िया, नमन राज, बहुत बढ़िया। बाकी लोग इन दोनों का आंसर सर्च कर लें, बाकी आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हाँ जी, तो बैंकिंग के अंदर अब देखिए, जितना भी व्यापार आपका होगा, उस व्यापार के अंदर जो है आपको सामान खरीदना और बेचना, पैसा तो बैंक के माध्यम से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। आप जहाज पे थोड़ी ना इतना बिलियन डॉलर का सब पैसा जो है वो रख करके भेजेंगे। ऐसी स्थिति में अगर बैंकिंग प्रभावित होगी तो ये सारा की सारा ट्रेड एकदम हॉल्ट पर चला जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए, जिसको लेकर के एसबीआई ने कहा है अपनी एक रिपोर्ट में कि 95,000 करोड़ से लेकर 1,00,000 करोड़ तक का नुकसान एक साल में होगा, जिससे भारत की घरेलू महंगाई भी बढ़ेगी। यहां पर जापान की एक रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है नोमुरा, उसने कहा है कि भारत को लगभग हर साल 8,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान केवल इसकी वजह से होने वाला है। हम इसी प्रकार से अगर बात करें भारत की जीडीपी की, तो जीडीपी का अर्थ, जो अर्थ अभी तुरंत सोचने वाला है, उसको आप रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके प्रभाव अभी अवश्य संभावी आने वाले समय के अंदर निकल के आएंगे। उम्मीद